A very fine and pleasant good evening to all of you. This is Priya Pathak. Today we are going to start our new chapter of class 10th which is life process. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये. एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें. वही हमने जैसे ऑल क्लासेस में मैं करती हूँ, आपके टॉपिक पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक्स बताऊंगी, इस चैप्टर में कितना कवर करना है, कैसे होगा. उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट हमारा जो आपके टॉपिक है उनको हम फर्दर डिटेल करेंगे. तो फर्स्ट आपका ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने टॉपिक अगर देखें तो 4 से 5 है इस चैप्टर में, लेकिन क्या है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है. तो मैंने हर टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पढ़ने के बाद कैसा कैसा आपको जो कंफ्यूजन्स आती हैं, इसलिए जो मैंने टॉपिक जो हमें कवर करने वो मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाए हैं. क्योंकि जब हम किसी चीज़ में क्यों और क्या ढूंढ लेते हैं तो हमें वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा इजी लगती है. इसलिए मैंने क्या किया है, आपके जो टॉपिक दिए हैं उनको थोड़ा सा क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है कि आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर. सो लाइफ प्रोसेस. ओके, थॉट ऑफ द डे. देखिए क्लास 10th है, थोड़े से प्रेशराइज भी होंगे, सब लोग टेंस्ड होंगे. क्यों? क्योंकि बोर्ड क्लास है. कुछ ज़्यादा तो नहीं आप लोग के लिए थॉट में क्या बोल सकती हूँ, लेकिन देखिए टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है. तो कुछ लाइन्स है मैंने भी सुनी है, मुझे पता नहीं है एक्चुअल राइटर कौन है, तो आप लोग के लिए बोलना चाहूंगी मैं. ओके. खूबियाँ ढूंढनी है तो अपनी खूबियाँ ढूंढिए, खामियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना. कदम रखना है तो आगे रखिए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना. सपना देखना है तो ऊंचा देखिए, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना. तू अपने अंदर जुनून की आग भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना. करना है तो प्यार खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना. चलना है तो अकेले चल, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना. तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना. चलिए इसी अच्छी सी प्यारी सी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर. तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं. ओके. तो फर्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड लाइव. जो चीज हमारी है, सॉरी आई थिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग होगा, कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या चीजें हैं जो हम देखते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये चीज लिविंग है ये नॉन लिविंग है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्यों होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नीडेड है. एंड देन हमारा जो चैप्टर का नेम था लाइफ प्रोसेस, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद आ गया व्हाई वी टेक फूड. एक्चुअली में एक टॉपिक है न्यूट्रिशन. इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने ये थोड़े से जो टॉपिक हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया है. क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में, बेटर अंडरस्टैंडिंग है. मैंने डीप टॉपिक निकाले हैं. अगर आप बड़ा बड़ा देखें तो बहुत वही 4 से 5 टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक के डिटेल में निकाला है. एंड देन हमारा टॉपिक है व्हाई डू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो क्यों हम परफॉर्म करते हैं. एंड देन हम थोड़ा सा सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो क्यों नीडेड है, हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्यों जाता है, क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट करने की, हम ये पढ़ेंगे. एंड देन नेक्स्ट है कि हमें एक्सक्रीशन की क्या जरूरत है, व्हाई वी नीड एक्सक्रीशन. फिर उसके बाद हम जब इतने टॉपिक पढ़ लेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, हमें काफी चीजें आ चुकी होंगी. तो हमारी बुक में कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. तो चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड देन हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. फिर थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा टॉपिक है. एंड देन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर रिएक्शन क्या क्या फोटोसिंथेसिस में होती है वो पढ़ेंगे. एंड देन हमारा एक एक्टिविटी है जो कि हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और क्लोरोफिल, जो आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, वो देखेंगे. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. टॉपिक हमने देख लिए हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके.
ओके, समथिंग विच इज लिविंग इज सेड टू बी अलाइव। इन्होंने बेटा पहले बताया है कि वो जो लिविंग है उसको हम बोलते हैं अलाइव। कोई चीज लिविंग है वही तो अलाइव होगी, और क्या होता है अलाइव का? वो चीज जो लिविंग है, जो जी रही है, जिसके अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, वो क्या है? अलाइव है। ठीक है। एनिमल्स के एनिमल्स रनिंग, शाउटिंग एंड च्यूइंग। देखिए बेटा, एनिमल्स होंगे, आपकी बुक में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही बताते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। एनिमल्स के केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, वो शाउटिंग कर रहे होंगे, च्यूइंग कर रहे होंगे, और क्या है आपका रनिंग। आपने एग्जाम्पल दिया है, जो बॉय है वो शाउट करेगा, डॉग आपका रनिंग कर रहा होगा, जो काऊ है वो च्यूइंग कर रही होगी। ये कुछ चीजें देख के हम पता लगाएंगे कि ये चीज लिविंग है। अब भाई हम प्लांट्स के केस की बात करें कि हम प्लांट्स में कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो प्लांट में क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि उनकी जो लीव्स हैं बेटा वो ग्रीन कलर की होती हैं। एंड देन फिर ये पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अभी मैम आपने बोला कि ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में क्या जो सो रहे हैं, व्हाट अबाउट द एनिमल्स दैट वर अस्लीप, क्या है? फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग है? फिर तो वो शाउटिंग नहीं कर रहे हैं, वो रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। एंड देन प्लांट के केस में भी एक क्वेश्चन उठ के आता है कि मैम कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो होते हैं जिनका लीव्स का कलर अदर देन ग्रीन होता है। फिर हम क्या करेंगे? दे ग्रो ओवर टाइम। प्लांट्स बेटा ग्रोथ करते हैं, जो आपकी प्रॉपर जो हम देख पाते हैं कहीं में विजिबल होती है। तो हमने प्लांट का एक ये अदर कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि हम ग्रोथ देख के पता लगा लेंगे कि ये अलाइव है। सो वी से दैट मूवमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इतना जब हमने पढ़ लिया, ये देख लिया कि इन सब चीजों से हमें पता चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ओके, लेकिन अभी मैंने बोला कि मूवमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, आपको बताया कि प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन बेटा कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो ग्रोथ होती है वो इनविजिबल होती है, इतना दिखाई नहीं देती, इतने चेंजेस नहीं आते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से नोटिस कर सकें। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स कैन ब्रेथ विदाउट ऑक्सीजन। अब एनिमल्स में मैंने बताया था आपको कि जो क्या होते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो फिर क्या है बेटा, ब्रीदिंग, सॉरी, ब्रीदिंग जो उनमें होती है तो कैसे होती है आपकी? कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, उनमें ब्रीदिंग होती है। तो फिर इन सब से क्या निकाला? ऊपर तो हमने सोचा कि हाँ, कि ब्रीदिंग वगैरह से हम पता लगा रहे हैं कि ये अलाइव है। मूवमेंट एक क्राइटेरिया है फाइंड करने का कि वो जो है कि पता लगाएगा कि अलाइव है या नहीं है, लेकिन बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि हम सिर्फ मूवमेंट को देखकर पता लगा लेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म आपका जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इन दो पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि मूवमेंट जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बताने का कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। बेटा मैं ये चैप्टर आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, बच्चों को क्लास 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा टिपिकल लगता है, तो मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई है आपको एनसीईआरटी को बेस बनाकर बनाई है, उसके ऊपर बनाई। अगर थोड़ी सी टफ लग रही है इसलिए मैं आप उनको डिकोड कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ, इसीलिए ये लैंग्वेज रखी है मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Why molecular movement needed for life? Living organisms are organized structure. They can have the tissues, tissues have cells, and cells have a smaller component in them, and so on. Organized structure is very likely to keep breaking over the time. देखिए बेटा, अब ये बोल रहे हैं कि मूवमेंट जो हो रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो रहा है, क्यों होता है बॉडी में? हम सबको पता है हमारी बॉडी में कई रिएक्शंस चल रही हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो रहा है। तो क्वेश्चन ये उठा है, ये मूवमेंट जो सेल्स के अंदर के कंपोनेंट्स का ये हो ही क्यों रहा है? देखिए बेटा, हमें पता है जो ऑर्गेनिज्म है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? पूरा क्या है? ऑर्गन्स हैं,
ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या है, वेरियस एक्टिविटीज चल रही हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बेटा जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो क्या होता है, कई जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ टूट भी रहे हैं, कुछ बन भी रहे हैं। तो जब ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं तो मॉलिक्यूल्स को क्या है, मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिपेयरिंग हो रही है, मेंटेनिंग हो रही है, तो मूवमेंट की जरूरत पड़ रही है ना। इसीलिए क्या होता है, सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स को रिपेयर करने के लिए या फिर ब्रेकिंग होने के लिए क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो इसलिए क्या है बेटा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही चीज लिखी है। सो द लिविंग थिंग्स कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, कीप रिपेयरिंग करती हैं और मेंटेन करती हैं अपना स्ट्रक्चर। ऑल द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। सभी स्ट्रक्चर्स जो बॉडी में है वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। इसलिए क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या करना पड़ता है, अपनी प्लेस को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली ये लाइफ प्रोसेस है क्या, पहले जो तुम्हारी बुक में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है मैं वो बताती हूँ। द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनिंग जॉब आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए जिस भी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जितने भी प्रोसेसेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं, उन सभी प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। एक जब वो टुगेदर जो फंक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चला रहे हैं, जो प्रोसेसेस एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, इसी प्रोसेस को बोला है, इन्हीं को, ये कुछ जो प्रोसेस हैं इन्हें बोला है लाइफ प्रोसेस। जो वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चला रहे हैं, उन्हें बोला है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब ये लाइन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। चलिए, वाई वी नीड न्यूट्रिशन। आप सबको पता है, हम सब कहते हैं न्यूट्रिशन लो, मतलब कि अच्छा खाना लेना चाहिए, अच्छा फूड लो, हेल्दी फूड लो। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? क्योंकि बेटा अभी मैंने ऊपर बताया कि हमारी जो बॉडी है उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो क्या चाहिए बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं, इनको कोई आउटसाइड सोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए बेटा, हर चीज को एनर्जी लेने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो रिपेयरिंग, डैमेजिंग, ब्रेकिंग चल रही है, इसके जो फंक्शन है, इसको कराने के लिए भी कुछ ना कुछ बॉडी को चाहिए ना, वो ऐसे ही तो कुछ नहीं करेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जैक्ट देखिए, ये लिखा है, सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकिंग एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। क्या होता है, हमारा जो मेंटेनेंस फंक्शन है हमारी बॉडी में, क्या होता है, रिपेयरिंग और ब्रेकिंग चलती रहती है। इस वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। So we take food to perform the life processes and for the growth of the organism. तो हम क्या पता चला कि हम क्यों लेते हैं? फर्स्टली हम परफॉर्म करने के लिए, हमारे जो लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं वो ऐसे ही तो बेटा कोई भी ऑर्गन आपका कब तक वर्क करेगा बिना किसी एनर्जी के? आपका मान लो आपका हार्ट है, वो कब तक बिना एनर्जी के फूड ट्रांसफर कर, सॉरी, ब्लड जो है वो ट्रांसफर करेगा? उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। ऐसे ही जो, तो हमारी एनर्जी जो है, हमें न्यूट्रिशन जो है दो चीजों के लिए चाहिए होता है। फर्स्ट क्या, हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, एंड देन सेकंड आपकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ भी तो होनी है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस तो जो आपका जो बर्थ हुआ है जिस बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का, उसकी बॉडी में भी चल रहे हैं। तो उसकी बॉडी में एक तो आपका लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, एंड देन उसकी ग्रोथ भी तो हमें देखनी है कि उसकी हाइट अच्छी हो, उसकी मसल्स स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो। ठीक है, उसकी बॉडी में हर जो हमको आयरन मिनरल्स चाहिए उसका अमाउंट जितना नीडेड है उतना होना चाहिए। ये ग्रोथ, ये सब के लिए क्या है, हमारा न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने मेनली देखा न्यूट्रिशन दो चीज के लिए चाहिए। फर्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको करने के लिए, एंड देन सेकंड हमारा ग्रोथ के लिए। अब ये एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए,
कहाँ से आएगा? कोई आउटसाइड सोर्स होगा, बाहर से हम लेंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो बॉडी है उसी के अंदर बन रहा है, नहीं, हमें बाहर से क्या इनटेक करना पड़ेगा। तो वो जो न्यूट्रिशन है हम बाहर से लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उस मटेरियल को? फूड। एग्जैक्टली, हम इन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। देखिए यही लिखा है, this energy come from the outside the body of the individual organism। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी। there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organs to the inside। तो बेटा ये एनर्जी जो है ट्रांसफर करने के लिए कोई एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से क्या कर रहा है? आपका फूड को इनटेक कर रहा है बॉडी में, इसी प्रोसेस को बोला है न्यूट्रिशन। समझ में आया? organism is to grow additional raw material is needed from the outside। देखिए बेटा, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन बेटा क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी हो, किसी इंडिविजुअल की हमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी चाहिए, वो हर चीज में एक्टिव हो, तो क्या हमें कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिए। वो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम ले ही रहे हैं फूड के फॉर्म में, लेकिन और भी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए। मिनरल्स हो गए, कार्बन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाइटामिन हो गए। ये क्या है? ये सब क्या करते हैं? हमारी एक ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको अच्छी रखने में हेल्प करते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, रेस्पिरेशन। आपका एक्चुअल में आपकी जो हेडिंग है होनी चाहिए थी, व्हाई वी नीड रेस्पिरेशन। ठीक है, the process of acquiring oxygen from outside the body and to the use it in the process of breakdown of food from outside sources for the cellular need, we call it respiration। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो सॉरी न्यूट्रिशन चाहिए, फूड के फॉर्म में हम लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं। लेकिन बेटा जो देखिए बॉडी का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अलग होता है, बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो जो हम फूड लेते हैं बेटा, हमने किसी फॉर्म में लिया, हम उसको उसी फॉर्म में बॉडी में नहीं रख सकते। तो क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। क्या होता है कि वो जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, फिर हम क्या करते हैं जब इनटेक कर लेते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। बेटा लाइफ प्रोसेस में हर एक लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा, आपका तुरंत ही आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने फूड इनटेक किया, हमने बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, उसको क्या किया, ब्रेक डाउन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है बेटा उसका एनवायरनमेंट अलग है, जो बाहर का मटेरियल जो होता है एनवायरनमेंट से जो हम ले रहे हैं वो अलग होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में ब्रेक करते हैं। यही आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है क्या, कि जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था उसमें क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड वी कॉल इट रेस्पिरेशन। ये एग्जैक्ट जो आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है वो वही मैंने आपको लिख रखी है, क्योंकि ताकि आप उसको बहुत इजीली पढ़ पाओ। अगर वो पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन समझ में आया क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी मटेरियल का ब्रेकडाउन होना आपके बॉडी में, जो आपने न्यूट्रिशन के थ्रू लिया था, इस फॉर सेलुलर नीड, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, देखिए बेटा अभी ये डिटेल नहीं जा रही हूँ, बस आपको मैं बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। हम इनको फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चीज की न्यूट्रिशन कैसे होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है, प्लांट के अंदर कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। अभी मैं बस इंट्रो दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है,
सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए थोड़ा सा सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगल सेल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हो। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, हमारी बुक में दी गई है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है कि सभी प्रोसेसेस हो जाते हैं, और एक सेल में ही क्या होता है वो एबल होता है, कैपेबल होता है, उसमें सभी प्रोसेस वो फंक्शन उसके हो जाते हैं एक ही सेल में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। सिंगल सेल में क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरा का पूरा कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट से उसका। तो क्या होता है जो सभी प्रोसेस है उसके डायरेक्टली एनवायरनमेंट से हो जाते हैं। एक्सक्रीशन ले लो, रेस्पिरेशन ले लो, डाइजेशन ले लो, कुछ भी ले लो, सभी प्रोसेस क्या है वो क्योंकि एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है उसके हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड देन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक अलग अलग ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं हर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है जो सभी सेल्स हैं और ऑर्गन्स हैं एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं एनवायरनमेंट से। तो क्या होता है हमको एक आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, आउटसाइड से कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जब हमारे ये एक साथ प्रोसेस चलते हैं तो क्या होता है सिंपल जो डिफ्यूजन होता है उसकी हेल्प से हमारे ये जो प्रोसेस हैं वो नहीं हो सकते। बस यही एक पैराग्राफ दिया गया था सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर में, इतना ही बताना था। थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ देती हूँ क्या लिखा हुआ है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, देखिए ये लिखा है ना, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। टेकिंग इन फूड मतलब न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब रेस्पिरेशन, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट नीडेड, रिमूवल ऑफ वेस्ट नीडेड मतलब एक्सक्रीशन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई भी इस तरह के प्रोसेस की नीड नहीं है, बिकॉज एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सिंगल सेल का जो एंटायर सरफेस होता है वो कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जो सभी सेल होते हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यही चीज मैंने बताई थी। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं तुम्हारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है सभी प्रोसेस होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेटा इनकी डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वाई वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए बेटा क्या हुआ, न्यूट्रिशन लिया हमने, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब रेस्पिरेशन भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन हमने अंदर ले ली, इतनी सारी चीजें हो गई। अब ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था ना आपको कि ग्रोथ के लिए अलग अलग मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, इन सब की जरूरत है। अब बेटा ये किसी एक पार्ट में बन गए बॉडी के, किसी एक ऑर्गन में एक पार्ट में बन गए, अब उनको बेटा पहुंचना तो सभी में है। ग्रोथ ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ हाथों की होगी पैरों की होनी ही नहीं है, ग्रोथ तो हर पार्ट की होनी। अब ये जो हमारे मटेरियल्स हैं जो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जिसके लिए हमने परफॉर्म किया था वो एक हर ऑर्गन तक पहुंचेंगे कैसे? तो क्या होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड की हेल्प से क्या होता है जो सभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए क्योंकि हर सेल अपना फंक्शन कर रहा है, उसको जरूरत है। तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए होता है जो एक कोई चीज एक पार्ट में बन चुकी है वहां से वो ट्रांसफर होके दूसरे पार्ट में चली जाए, इसीलिए हमें क्या पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है। कैसे होता है वो आपको मैं बता दूंगी डिटेल में। अभी हम नीड देखते हैं आखिर जरूरत पड़ी क्यों ट्रांसपोर्टेशन की, क्यों पढ़ रहे हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन, क्यों पढ़ना है, ठीक है पहले ये तो देख लें हम। uptake of food and oxygen will also the function of the specialized tissue। अब भाई ये ले लिया एक जगह पे फूड जो है आ गया
और फिर तुम्हारा ऑक्सीजन जो है एक बॉडी पार्ट में आ गई, अब वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे में कैसे जाएगी? Food and oxygen are now take up to the at one place in the body of the organism while the parts of the body needed them. अभी ये क्या है कि एक जगह पर है, पर उसको क्या चाहिए? हर बॉडी पार्ट को इनकी जरूरत है ना भाई? ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यही सिचुएशन ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन की नीड की। क्या? वो एक पार्ट पे बन रहा था, पर उस वो जो चीज हमारा मटेरियल है उसको हर बॉडी पार्ट में जाना है, हर बॉडी पार्ट को जरूरत है, तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। इसीलिए क्या हुआ? हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमें पढ़ने की या ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस हमारी बॉडी में उसकी जरूरत पड़ी तभी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। Why we need excretion। अब आपके में एक बड़ा टॉपिक, अभी जो बड़े बड़े मैंने टॉपिक बताया ना कि बड़े बड़े नहीं बताए, यही है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इतना ही और कुछ नहीं। मैं डीप चली गई थी, ठीक है, और वो जरूरी भी था जाना, वरना चैप्टर समझ नहीं आता। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बताया रेस्पिरेशन जब आपका हो रहा था उसमें क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे थे, यही प्रोसेस हो रही थी। अब बेटा जब इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होंगी तो क्या होगा? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेंगे, और वो प्रोडक्ट सिर्फ वेस्ट नहीं होते हैं कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट है उनको निकालना है। इवन अगर वो हमारी बॉडी में लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इसलिए उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यही जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो टॉक्सिक भी हैं, और ज्यादा अमाउंट में बन जाएंगे तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इसलिए क्या है? हमारे ये एक्सक्रीशन की हमें नीड पड़ी। ठीक है, when various chemical reaction occur in a body they create a byproduct। बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जिन्हें हम यूज कर लेते हैं हमारी बॉडी को, जिनकी जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, that are not only the useful but for the cell of the body but could be harmful। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूजफुल नहीं है, ये वेस्ट है, लेकिन ये हार्म भी कर सकते हैं बॉडी को। These wastes are therefore needed to remove from the body, discarded outside by the process of called the excretion। इसीलिए क्या है, इन ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे जो अदर ऊपर प्रोसेसेस हो रही थी उसमें बने हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारी बॉडी में जो है एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है। ओके, इतना आपने पढ़ लिया बेटा। अब हमारी बुक में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यही क्यों डाल दिए, क्योंकि बेटा अभी आपने तुरंत तुरंत पढ़ा है, अब आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैंने इनका आंसर नहीं लिखा है, देखिए सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि जितना मैं बता चुकी हूँ एग्जैक्ट वही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism like humans। देखिए ऊपर जब मैंने पढ़ा रही थी सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में, यही तो बताया था कि सिंगल्स और वो जो क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्यों हमारा जो है एक सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्यों नहीं हो जाते सभी फंक्शंस? हो जाए, क्योंकि बेटा यही चीज तो बताई थी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के, वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेसिफिक क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं हर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है, और दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के, तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से इनकी ये जो है ये फंक्शनिंग नहीं कर सकते, इनकी बॉडी मेंटेन नहीं रह सकती है। ओके, इस वजह से क्या होता है, जो डिफ्यूजन है उसकी हेल्प से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता, उसके लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकते, ऑक्सीजन जितना उसको चाहिए उतना उसमें नहीं। और एक ये भी रीजन है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है बेटा थोड़ा स्लो होता है, जिस हिसाब से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, इसलिए क्या होता है, डिफ्यूजन इनडायरेक्टली आपका इनसफिशिएंट है। कई रीजन बता दिए मैंने। फर्स्ट क्या,
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एंड देन थर्ड आपका मैंने रीजन बताया है कि डिफ्यूजन जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चलिए, what criteria do we use to decide whether something is alive? क्या हमने पढ़ा था ना कि भाई प्लांट है, एनिमल है, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैंने आपको बताया था ना कि अगर एनिमल होगा तो रनिंग कर रहा होगा, शाउटिंग कर रहा होगा, प्लांट होगा तो ग्रीन होगा। लेकिन एनिमल्स के केस में फिर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कुछ एनिमल्स ये भी तो हो रहे हैं कि सो रहे हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? एंड देन तब हमने निकाला था कंक्लूजन कि वो ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहा होगा, है ना, उसकी मूवमेंट चल रहे होंगे उसकी बॉडी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो फर्स्ट आपका हो गया ब्रीदिंग, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग, और क्या, रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, एंड हम मूवमेंट भी लिख सकते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? बेटा क्या लेते हैं ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं आउटसाइड द बॉडी। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, अभी हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या लेते हैं, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं क्या लेते हैं, फूड लेते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल। ऑन द अदर हैंड जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या लेते हैं, जो प्लांट्स वगैरह हो गए, आपको क्या उनको रॉ मटेरियल चाहिए अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर, मिनरल्स, ये सब चीजें क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स को जरूरत है। तो फिर जो आपके आउटसाइड रॉ मटेरियल हो गया ऑर्गेनिजम्स को जिनकी जरूरत है, तो क्या लिख सकते हैं हम, हमारे जो ऑटो ट्रॉप्स हैं उनको क्या चाहिए, CO2 कॉमा वाटर एंड मिनरल्स, यही चीजें चाहिए ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए। एंड देन हेट्रोट्रॉप्स को क्या चाहिए, हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए, फूड, है ना, इतना ही तो चाहिए और कुछ तो नहीं। चलिए, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? देखिए, आपको जो जिन टॉपिक की डिटेल पढ़नी है ना, मैंने ये बता दिया कि वो टॉपिक जरूरी क्यों है। तो यही पूछ रहे हैं कि कौन से टॉपिक एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो मेनली बड़े बड़े टॉपिक कौन से हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। यही प्रोसेसेस तो है जो हमारी बॉडी को जरूरत है अपने एक फंक्शनिंग करने के लिए, एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे साथ में इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम एबल हो गए ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, इसलिए मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, लिख के नहीं दिए क्योंकि आप खुद सॉल्व करोगे। न्यूट्रिशन, अब एग्जैक्टली हम न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सोचिए अब हमारा आया है फर्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, न्यूट्रिशन। It is the process of uptake and utilization of nutrient food by an organism in various life processes. Nutrition क्या है बेटा, एक प्रोसेस है क्या, फूड को इनटेक करने का, किस लिए, हमारी बॉडी में जो आउटसाइड सोर्स है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, यही तो है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बाहर से हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उनको लेना
और उनका यूटिलाइजेशन यूज करना बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ये जो लाइफ प्रोसेसेस हमारे हो रहे थे ना, उनके लिए जब हम आउटसाइड सोर्स ऑफ मटेरियल लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यही प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, और कुछ नहीं होता। मतलब कि ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम कुछ लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब नॉर्मल सी बात है, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्यों ले रहे हैं? लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी बॉडी में हो रही है, सिंपल। चलिए, न्यूट्रिशन। अब देखिए बेटा, न्यूट्रिशन अभी बता दिया कि किसी भी आउटसाइड सोर्स ऑफ मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर लेना, न्यूट्रिएंट्स को यूज करना फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर कैसे रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे प्लांट्स कर रहे हैं, कैसे एनिमल्स कर रहे हैं, वो पढ़ना है हमें। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? some organism uses the food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। देखिए बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, या तो अपना खाना बनाते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना सोर्स ऑफ एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, एंड देन बैक्टीरियाज जो होते हैं आपके, सभी क्या करते हैं, ये सभी ऑटोट्रॉफ्स हैं। और ऑटोट्रॉफ्स इनका जो आउटसाइड सोर्स ऑफ मटेरियल है किस प्रोसेस की हेल्प से लेते हैं, बताइए जरा, आउटसाइड सोर्स किसकी हेल्प से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस। अभी हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नाम मैंने बता दिया। ठीक है, photosynthesis. Some organisms utilize complex substance. These substances have to broken down into simpler ones and they can use for upkeep and growth of the organism। देखिए बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने बताया था, जैसे कि ह्यूमंस, जो एनिमल्स होते हैं, क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है कई प्रोसेस के थ्रू। खुद देखिए, फर्स्ट ऐसे प्रोसेसेस को जिसमें क्या होता है, बाहर से कॉम्प्लेक्स मटेरियल लेते हैं, उसको सिंपलर वन में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स एंड फंजाई। जो आपकी फंजाई होती है वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आती है। अब बेटा, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ट्रांसफर करने के लिए इनको कुछ एंजाइम्स और कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमने देख लिया ना कि कैसे ये न्यूट्रिएंट का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट वन को हमने बताया, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, एंड देन ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक डाउन करते हैं। दोनों के प्रोसेसेस अलग अलग हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जस्ट पुट अप कर रहे हैं कि होता कैसे है, अब फिर उस क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इज फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है ऑटोट्रॉफ्स का, वो क्या होता है, कार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो उनको चाहिए, वाटर, मिनरल्स। तो ये सब चीजें उन्हें कहाँ से मिलती हैं, ये एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसकी हेल्प से क्या होता है, उनको फूड जो है उनका बनता है। It is the process by which autotrophs take in the substance from outside and convert it into the stored form of energy।
ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सब्सटेंस को लेते हैं बाहर से और कन्वर्ट कर देते हैं इनमें स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में. द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो मटेरियल ले रहे हैं किस फॉर्म में ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. ठीक है, इस तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस हो गया जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनी बॉडी में लेते हैं. क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं. क्या होता है उसके साथ, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन दोनों की हेल्प से क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. तो यही ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. चलिए, जो कार्बोहाइड्रेट, देखिए बेटा, हमारे जो बॉडी में प्लांट की में बना, जब खाना बना तो वो कार्बोहाइड्रेट बना. लेकिन बेटा कुछ जो प्लांट है उसको जितनी जरूरत थी उतना कार्बोहाइड्रेट ले लिया. अब ये तो नहीं है कि मतलब जितनी भूख है उतना ही तो खाओगे, अब बचा हुआ फेंक तो दोगे नहीं. तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो आपका बचा हुआ जो मटेरियल है उसको स्टोर करते हैं. तो जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होता है प्लांट में, उसका फॉर्म होता है स्टार्च. नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो वो स्टोर नहीं रह सकता. इसलिए क्या होता है, प्लांट्स करते हैं उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर. तो कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म क्या है, तो वो क्या होता है, स्टार्च. एंड देन यही आपका सेम प्लांट एनिमल्स में होता है. उसमें जो फूड जितनी नीड होती है उतनी बॉडी आपकी यूज कर लेती है, बाकी का क्या स्टोर करती है. तो किस फॉर्म में करती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, चल रही थी चीजें. क्या 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 होता है, फर्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है. तो फर्स्ट जो इवेंट हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है वो यही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का ये फंक्शन ही होता है कि वो जो लाइट एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड देन सेकंड जो आपका इवेंट होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या होता है बेटा, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है. क्या केमिकल एनर्जी, किस चीज की बात हो रही है, या कोई, देखिए यहाँ बात हो रही है ATP एंड NADPH. ये जो आपके केमिकल्स बन रहे थे, ATP क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये जो है आपकी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना, और जो वाटर मॉलिक्यूल आपके होते हैं फोटोसिंथेसिस के भी मैं रिएक्शन बता दूंगी क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, ये आपका सेकंड इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में होता है. फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन, सेकंड होता है कन्वर्जन, थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है. ये तीन इवेंट आपके क्या है, इसमें होते हैं. ठीक है, मैं आपको क्या उसकी, ठीक है, सॉरी मैं जरा आपको वो बता दूं रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस में. हम्म 6CO2 प्लस 12H2O क्या होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसमें टूट जाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लूकोज. C6
H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो है आपके बेटा पूरी क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं आपके, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में टूट जाते हैं एंड देन ऑक्सीजन बन जाती है और क्या आपका वाटर भी निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। रिएक्शन देखिए बेटा, ये मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपकी डाल दी, एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी इतनी डिटेल नहीं जाना। आपकी फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होती है बेटा, लाइट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन इतना जितना बता रही हूँ बस उतना याद रखना, फर्दर डिटेल में मत जाना। लाइट डिपेंडेंट होती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, मतलब लाइट में ये प्रोसेस होता है। क्या होती है, डे टाइम में होती है, अकर इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेटा आपकी एक सेल ऑर्गेनेली होती है, उसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना, इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो। 3 स्टेप प्रोसेस होती है इन्वॉल्विंग एक्साइटेशन ऑफ chlorophyll, photolysis of water and ओके फोटोफाइलरेशन। ओके देखिए आपकी क्या होती है, ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है आपका, एक एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है। आपका जो क्लोरोफिल होता है वो एनर्जी को क्या कहते हैं, सन एनर्जी को कैप्चर करता है एंड देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है और आपका थर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, फोटोफोरलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इस प्रोसेस को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, नॉर्मल अभी ये नाम याद रखिए आप, ठीक है। रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया था केमिकल्स निकल रहे थे, इसी रिएक्शन में वो केमिकल्स आपके बनते हैं। क्या बताए थे, एटीपी और NADPH बताया था ना, यही तो आप याद रखना। जो केमिकल कन्वर्जन हो रहा था ना, जब लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में दो केमिकल्स बन रहे थे आपके एटीपी और NADPH, वो लाइट रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है। इनको इतना मैंने डिटेल कर दिया, इनकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी आप एक बार देख लेना। लाइट होगा यहाँ थोड़ी सा, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट एंड बायोसिंथेटिक प्रोसेस, इसको क्या होती है, लाइट की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों टाइम में हो सकता है। अकर इन दी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रोमा पार्ट होता है, वहां पर होता है ये प्रोसेस। रिक्वायर्ड required the required the product in light reaction step that is n, ठीक है। ये जो बेटा आपके प्रोसेस ऊपर लाइट रिएक्शन हुई थी ना, उसमें दो आपके बने थे मटेरियल, क्या प्रोडक्ट बने थे, NADP और ATP। इस रिएक्शन को करने के लिए उन दोनों प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। involves the carbon dioxide fixation and eventually synthesis of sugar and other organic material। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी फिक्सेशन होती है एंड देन सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं, किसमें, डार्क रिएक्शन में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ये एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी गई है, 6.1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखिए, पहले हम एक्टिविटी पढ़ लेंगे पूरी, फिर ये एक्टिविटी पढ़ने के बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए हम उनको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसका एम क्या है एक्टिविटी का, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बताने के लिए कि भाई क्लोरोफिल बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बिना फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है, ठीक है। अब ये हमें करने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत है वो पढ़ते हैं। एक पॉटेड प्लांट चाहिए, वेरीगेटेड लीफ, बेटा वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, कुछ लीफ आपने देखी होंगी ना जिसमें
येलो और ग्रीन दोनों स्पॉट होते हैं, कई जगह ग्रीन होती है पर येलो येलो स्पॉट भी होते हैं, ठीक है। तो जो येलो स्पॉट होते हैं ना वो नॉन क्लोरोफिल होते हैं, जहां पर क्लोरोफिल नहीं होता। ग्रीन वो जगह होती है जहां पर क्लोरोफिल होता है। तो यही होती है वेरीगेटेड लीफ। तो हमें क्या लेनी है, पहले वेरीगेटेड लीफ ही लेनी है, प्लेन ग्रीन ग्रीन लीफ नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट की होती है। एंड देन नेक्स्ट हमें आपको एक व्हाइट पेपर की जरूरत पड़ेगी, जिसे बटर शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, बीकर, वाटर बाथ, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अल्कोहल। ये मटेरियल है, हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए। पुट अ प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। ये जो हमने वेरीगेटेड लीव वाला प्लांट लिया उसको हम डार्क रूम में रख देंगे 3 दिनों के लिए। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम उसको कुछ आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको, हमने देखिए डार्क रूम में रख दिया, फिर लाइट में भी रख दिया, फिर हम उसको वॉश करेंगे। एंड देन हम उसको उसको फिर हम क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम बॉईल कर लेंगे, उस लीफ को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने इतना कर दिया। अब इसको करने के बाद हमने देखा कि हम ये देखेंगे, देखिए हमने वेरीगेटेड लीफ ली थी तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही, ओनली ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द प्लांट got blue color with iodine solution while the white portion of the plant leaf did not get the blue color। देखिए बेटा, हमने अल्कोहल डीकलराइजिंग एजेंट होता है, हमने अल्कोहल को डाला ही इसलिए था कि उस लीफ का जो कलर है वो पूरा वाइट हो जाए, ठीक है। तो फिर जब हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो ग्रीन बटर पेपर लिया था ना उससे हमने पहले स्केच बना लिया कि कौन सा पार्ट ग्रीन था कौन सा व्हाइट था। तो हमने जब उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पार्ट था वो तो ब्लू कलर में चेंज हो गया, लेकिन जो हमारा येलो पार्ट था वो क्या हो गया, स्टिल हमारा व्हाइट रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो सिर्फ ग्रीन पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। मतलब जहां पर क्लोरोफिल था वहां फोटोसिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि वो क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा येलो था वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका जो कलरलेस थी लीफ वो कलरलेस ही रही। जिससे हमें एक हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि जो फोटोसिंथेसिस जो है वही पार्ट शो करेगा जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए अब ये पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे दिमाग में हम वो देख लेते हैं। Why we put plant, नहीं मैं तो इसको, प्लांट इन आर डार्क रूम। देखिए हमने सबसे पहला ही प्रोसेस ये किया था कि प्लांट को जो वेरीगेटेड लीफ ली थी उसको डार्क रूम में रख दिया था। क्यों रखा, देखिए बेटा, उसमें क्या था, पहले से लीफ में स्टार्च होगी। अगर हम उसको डार्क रूम, तो जो स्टार्च थी वो 3 दिन के लिए रखा, तो 3 दिन में जितनी भी स्टोर्ड स्टार्च थी उसके अंदर सारी यूज्ड हो गई। फिर हमने उसको सनलाइट में रखा, उससे क्या हुआ, जो ग्रीन पार्ट था सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस हुई, बाकी के पार्ट में नहीं हुई। जिस वजह से क्या हो गया, हमें बहुत इजी हो गया फाइंड आउट करना कि किस पार्ट में क्लोरोफिल था किस में नहीं था, कौन सा फोटोसिंथेसिस कर रहा था नहीं कर रहा था। इसलिए क्या हुआ कि जब सारी स्टार्च खत्म हो गई, डार्क रूम में रखी थी, नई तो बन नहीं सकती थी, नई तभी बनी जब हमने उसको, तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो डार्क रूम में इसलिए रखा था ताकि उसकी जो स्टार्च है प्लांट लीफ के अंदर वो सारी कंज्यूम हो जाए, ठीक है। लीफ इन अ डार्क रूम डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस एंड न्यू स्टार्च एंड द प्लांट कंज्यूम्स ऑल इट्स प्रीवियस स्टार्च, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस ना हो पाए और जितनी भी स्टार्च पहले से है वो सारी खत्म हो जाए। Why we put leaf in a boiling alcohol? मैंने ये आपको बता क्यों रखा था, क्योंकि क्या हुआ, बॉइलिंग अल्कोहल एक डीकलराइजिंग एजेंट होता है, वो लीफ का क्या कलरलेस कर देता है। इस वजह से क्या हुआ, हमने उसको क्या किया था, वॉश किया था। अब बॉइलिंग अल्कोहल ब्रेक्स द सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दिस ब्रेकेज वॉशेस द क्लोरोफिल इनटू द सॉल्यूशन, जितना भी क्लोरोफिल था वो क्या हो गया, हट गया, तो वो कलर क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाइट ही हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, आपकी सेल वॉल क्लोरोफिल की टूट गई, क्लोरोप्लास्ट की सॉरी, तो आपका उसका जो क्लोरोफिल जितना भी था लीफ से निकल गया, अब आपकी वो कलरलेस हो गई, ठीक है।
वाई वी पुट द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन में क्यों डाला, ये पता लगाने के लिए कि इसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा था या नहीं। तो क्या हुआ, जो ग्रीन पार्ट था उसका कलर चेंज हो गया और जो ब्लू सॉरी जो येलो था वो जैसा था वैसा ही रहा, ठीक है। इसीलिए देखिए, वी पुट अ लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन टू चेक द कलर ऑफ द लीफ, क्योंकि जब कलर चेंज हुआ तभी तो हमें पता चला इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है। ग्रीन पार्ट ऑफ द सेल, हाँ, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द सेल टर्न ब्लू, सिर्फ और सिर्फ हमें आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ही पता चला कि ग्रीन पार्ट ऑफ द सेल है उसका कलर चेंज हुआ है, मतलब कि सिर्फ उसी में क्लोरोफिल है, सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो आज का जितना भी था उतना खत्म हो गया, हमने काफी चीजें आज पढ़ ली, बहुत डिटेल में पढ़ ली है। होप सो आपको पसंद आया हो। तो ओके, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।